देखिए, आज हम लोग मिश्र धातु का संगठन और उपयोग हम लोग देखेंगे। जो आज आपके परीक्षा में 2 या 3 नंबर के पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में अधिकांश यह आता है। तो आज हम लोग इनको इस प्रकार से समझेंगे कि जिसमें हमें ये देखना है कि कुछ मिश्र धातु हैं और उसमें उनके साथ जो अन्य प्रकार के पदार्थ को मिलाया गया है, जिसके उपरांत उनका निर्माण हुआ है, उसके बाद उनका प्रयोग कहाँ-कहाँ हम करते हैं, उस मिश्र धातु के बारे में जानेंगे, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और हमारे परीक्षा के लिए भी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लोग पहला मिश्र धातु पीतल। पीतल जो है, पीतल में कॉपर 70% और जिंक 30% मिला हुआ है। कॉपर और जिंक को मिलने से पीतल का निर्माण हुआ है। जो इसका प्रयोग तार, जो आज विद्युत की जो तार है, घरेलू परिपथ में वायरिंग के पर्पोज से इस तांबे का तार का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि इसके ऊपर यह शॉर्ट सर्किट बहुत कम करता है। तो इसलिए जो पीतल है, पीतल का प्रयोग हम लोग तार के रूप में करते हैं, मशीन के पुर्जे के रूप में, जैसे नट बोल्ट या कोई हमारे जो मशीन है उसके कल पुर्जे को बनाने के रूप में करते हैं। साथ में बर्तन, और इसका प्रयोग बर्तन के रूप में भी करते हैं। देखिए, पीतल का संक्षारण बहुत कम होता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में करता है। और यहाँ पर जो अशुद्धि के रूप में जो इसके स्वतः पर संग्रहित होता है, वह हरे कलर का होता है। तो यहाँ पर अगला हम देखेंगे दूसरा कांसा। कांसा, देखिए कांसा कॉपर और जो टीन है इससे मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो कॉपर है 80% है और यश जो है 12% है। दोनों के मिश्रण से यह कांसा का निर्माण हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग बर्तन के रूप में करते हैं और मूर्तियां बनाने के रूप में करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, जो कृत्रिम सोना है। कृत्रिम सोना कॉपर और एल्युमिनियम के मिलने से होता है। कॉपर यहाँ पर 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है, और इसका प्रयोग आभूषण, आभूषण का मतलब गहने के रूप में किया जाता है, जिसका प्रयोग आज स्त्रियां पहनने के लिए करती हैं। साथ में इसका मूर्तियां बनाने के काम में किया जाता है, कृत्रिम सोना का। अगला है मुद्रा धातु। मुद्रा धातु में देखिए कॉपर 95% है, टीन 4% है, और प्लेटिनम जो प्लोनियम है ये जो फास्फोरस, देखिए सॉरी, यहाँ पर कॉपर 95% है, टीन 4% है, और जो यहाँ पर जो पी है वह 1% है। इस प्रकार से मिल करके 95 और 5 ये मिल करके 100% हो जाता है, जिसके माध्यम से मुद्रा धातु का निर्माण हुआ है। और इसका प्रयोग मुद्रा बनाने में, मुद्रा का मतलब पैसे, जो कॉइन सिक्के उक्के होते हैं उनका बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्या है, गन मेंटल। गन मेंटल जो मिश्र धातु के रूप में बना हुआ है कॉपर, और उसके बाद जो यशन 10%, यानी कॉपर 88%, एसएन 10%, जिंक 2% मिल करके ये बना हुआ है गन मेंटल। और इसका प्रयोग किया जाता है बंदूक, जो बंदूक होती है उस बंदूक को बनाने में तथा मशीन के पुर्जे के रूप में किया जाता है। अगला है बेल मेंटल। बेल मेंटल में जो कॉपर है 80% है, एसएन 20%, ये दोनों के मिला करके बेल मेंटल बना हुआ है। इसका प्रयोग घंटा बनाने में किया जाता है। फिर नेक्स्ट अगला है कॉन्स्टेंटन। ये जो कॉपर, इसमें जो कॉपर की मात्रा है वो 60% है, निकेल 40% है। 60 और 40 मिलाकर 100% से कॉन्स्टेंटन बना हुआ है। इसका भी प्रयोग तार के रूप में किया जाता है। अगला हुआ है मोनल मेंटल। इसका प्रयोग जो यह भी एक प्रकार का मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर 28% होता है, Fe 2% यानी लोहा, उसके बाद निकेल 70% है। इन सब 3 मिश्र धातुओं से मिलकर के बना हुआ है मोनल मेंटल। उसके बाद इसका प्रयोग जो किया जाता है मूर्तियां बनाने में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा जर्मन सिल्वर। देखिए जर्मन सिल्वर भी एक प्रकार का मिश्र धातु है, जो इसमें कॉपर 50% है, कॉपर 50 से 61.6% होता है, प्लस जिंक जो है 19% से 17% तक होता है, 17.2% तक,
फिर उसके बाद निकेल 30% या 21% 1% के रूप में मिलाया जाता है। यानी यहाँ पर जो निकेल है 30 से 21.1% के रूप में मिला करके बनाया गया हुआ है। अब देखिए जर्मन सिल्वर का प्रयोग होता है बर्तन बनाने में, मूर्तियां बनाने में। जो आज हमारे लिए मूर्तियां बहुत मायने रखती हैं और उन मूर्तियों का हम लोग क्या करते हैं, अब पूजा पाठ करते हैं तो उनकी बनाने में किया जाता है। 10वां है क्या चीज, डच मेंटल। डच मेंटल कॉपर और जिंक के मिश्रण से बना हुआ है, जिसमें कॉपर 80 पॉइंट है और जिंक 20% है। अब इसका प्रयोग मशीन के पुर्जे बनाने में, मशीन के पुर्जे में कई पार्ट होता है, जहाँ पर कुछ पार्ट का स्टैंड बनाने में, कुछ पार्ट का इंजन बनाने में, कुछ पार्ट का होता है बॉडी बनाने में, फिर नट बोल्ट बनाने में। तो जो मशीन का कल पुर्जे है उसमें अनेक चीज आता है। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है और सारे धातु हैं, मिश्र धातु है जिनका प्रयोग हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम है मिश्र धातु है, यह एल्युमिनियम और मैग्नीशियम सॉरी मैग मैग्ने मैग्नेलियम, यह जो मिश्र धातु है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% है। अब इसका प्रयोग वायुयान जहाज बनाने में किया जाता है। देखिए ये जो मैग्नीशियम है यह एक हल्के धातु होता है और ठोस होता है, इसीलिए इसका प्रयोग वायुयान, एरोप्लेन, हवाई जहाज बनाने में किया जाता है, ताकि हमारा एक यातायात का एक प्रमुख और तेज हमारी जो परिवहन है वो वायुयान है। फिर क्या है, ड्यूरेलुमिन, इसमें एल्युमिनियम 95% है, जो मैग्नीशियम है 1% है और कॉपर जो है 4% है। यानी ड्यूरेलुमिन आपका जो बना है 3 प्रकार के धातु से मिलकर। अब इसका भी प्रयोग वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में किया जाता है। फिर क्या है, ये जो एल्युमिनियम ब्रांच है यह 2 प्रकार के धातु से मिलकर बना हुआ है, वो एल्युमिनियम और कॉपर। अगला है नाइक्रोम। ये जो नाइक्रोम है ये जो नाइक्रोम है यह निकेल से, लोहा से, क्रोमियम से और कार्बन से और मैग्नीज से और सिलिकॉन ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है। ये नाइक्रोम, नाइक्रोम का भी प्रयोग किया जाता है जो आता है स्त्री में, और जो खाना बनाने वाले कुकर होते हैं उसमें भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, स्त्री मतलब प्रेस करने वाले में। तो नाइक्रोम इतने पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। इस नाइक्रोम के द्वारा बर्तन बनता है, मुद्राएं बनती है, पैसे आभूषण बनता है, जो गहने, पेंट आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सोल्जर सोल्डर है सोल्डर, इसका प्रयोग आपने देखा होगा जब हमारा जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वह तार टूट जाता है, तो जब वह तार टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए उसका हम सोल्डरिंग करते हैं, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको पीवी 68% होता है और यस एन 32% होता है। तो इसका संबंध जो है विद्युत संबंधन में किया जाता है। अगला है एलिनिको। इसमें जो स्टील है वो 50% होता है, एल्युमिनियम 20% होता है, निकिल 20% होता है, कोबाल्ट 10% होता है। और इसका प्रयोग जो किया जाता है चुंबक के निर्माण में किया जाता है। देखिए यहाँ पर चुंबक की बात आई है तो चुंबक 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई चुंबक और एक होता है अस्थाई चुंबक। तो जो अस्थाई चुंबक होता है वो आपको निकिल से और कोबाल्ट और लोहा से, नर्म लोहे के मिला करके बनाया जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा ये जो इस चुंबक का प्रयोग अधिकांश आपको बाजा वजा में, टीवी, तो यहाँ पर जो चुंबक की बात कही जा रही थी वो चुंबक हमारा 2 प्रकार का होता है, एक अस्थाई चुंबक होता है, वो अस्थाई। तो अस्थाई उसको कहते हैं जिसमें विद्युत धारा बहती है। कभी कभी ने आपने देखा होगा और सुना होगा कि जब हम किसी तार के करीब में जाते हैं और उसको थोड़ा सा दूर हाथ, मान लीजिए तार है और इतनी दूरी पर हाथ है ना, तो वो वोल्टेज के कारण वहां पर चुंबकत्व
धारा के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और वह क्षेत्र जो होता है एक चुंबक का काम करता है। तो हमारा ए तार है और इतना दूर पर यदि हाथ रहेगा ना, हाथ रहता है तो ये खींच लेता है, सट जाता है। तो वह जो है वो अस्थायी चुंबक है। यह गुण तब तक इस तार में कायम रहता है जब तक विद्युत धारा बहती है, और जैसे ही विद्युत धारा यहाँ से समाप्त हो जाती है तो इसमें जो परिपथ में जो चुंबकत्व का गुण है वो समाप्त हो जाता है। तो इसे कहते हैं अस्थायी। इसी कारण आपने सुना होगा घर में कोई लोग जाते हैं तार लगाने और उसी में लाइन पकड़ लेती है, तो लाइन खुद वो लाइन नहीं पकड़ती है। विद्युतीय धारा परिपथ में बहने के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। वह क्षेत्र चुंबकत्व होता है, यानी चुंबक बन जाता है, चुंबक का कार्य करता है और उसी की करीब में जब व्यक्ति जाता है तो उस वह क्या करता है, तार में जाकर सड़ जाता है। तो इसी को लोग बोलता है कि लाइन पकड़ ली। इसी के कारण आपने सुना होगा जो 66,000 है जो तार है, लोग कहते हैं कि उसे 10 मीटर तार से 10 मीटर जो ऊंचाई है उससे अधिक दूरी पर रहना चाहिए, नहीं तो वो खींच लेगा। तो उसका जो विद्युतीय क्षेत्र है जितना अधिक रहेगा, जिस परिपथ का जितना अधिक उसमें विद्युत धारा बहेगी उतना ही अधिक क्षेत्र उसका उत्पन्न होता है। तो जिस उसका क्षेत्र अधिक होने के कारण लोग को 10 मीटर के ऊंचाई तक के लोगों को खींच लेता है। तो ये अस्थायी चुंबक है, जब तक धारा बहती है तभी तक कायम करता है। और एक जो अस्थायी होता है वह आपको जो निकेल, कोबाल्ट और नर्म लोहे के 3 को मिला करके बनता है। तो इसका प्रयोग मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज में डायोड के रूप में किया जाता है। इसका कार्य चुंबक का होता है तरंग उत्पन्न करना। तो इस तरह से यहाँ पर जो आया हुआ था इसका प्रयोग हम लोग देखे थे एलिनिको का, जिसमें स्टील 50, एल्युमिनियम और निकेल और कोबाल्ट ये चुंबक के निर्माण में किया जाता है। हमारा जो जितने भी संचार व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक चीज है वह चुंबक पर ही आधारित है, बिना चुंबक का वो कार्य नहीं कर पाती है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज स्टील। इसमें मैग्नीज 14%, लोहा 80% से 85% मिला करके बनाया जाता है। तो इस तरह से मिश्र धातु होता है। इसका प्रयोग तिजोरियों, रेल की पटरी, कूटने और पीसने वाली मशीन बनाई जाती है इससे। अगला है जो है क्रोमियम। क्रोमियम, इसमें क्रोमियम जो बना हुआ है क्रोमियम से और कार्बन से और अन्य प्रकार का इसमें मिश्र धातु मिला होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है काटने वाले औजार मशीन बनाने में, जिसमें आपने सुना होगा छड़ काटने के लिए ग्लेंडर आती है, अनेक प्रकार की मशीन जो आती है तो उसका एक क्रोमियम का बनाया जाता है प्रयोग करके। अब अगला देखिए स्टील है। स्टील में लोहा 90% होता है, 90 से 95% होता है। अब इसका प्रयोग गोलियां आदि बनाने में, बंदूक के सारे बहुत चीजों को बनाने में किया जाता है। स्टील एक ऐसा पदार्थ है ऑक्सीजन से बहुत कम अभिक्रिया करता है, जिससे जो वस्तु का निर्माण बना कर दिया जाता है वह हंधी उसका संक्षारण नहीं होता है। जिसमें आपने पढ़ा होगा सुना होगा कि जो दिल्ली का है, जो दिल्ली का लौह स्तंभ है वह इतना पुराना है लेकिन फिर भी आज टूटा नहीं। क्यों? तो वह ढलवा लोहा और स्टील लोहा से बना हुआ है, जिससे वह ऑक्सीजन से बहुत कम अभिक्रिया करता है, जिसके कारण वह टूट नहीं पाता है। तो स्टील एक जो जंग रोधी पदार्थ होता है, जहां पर उसमें जंग लगने की लोहा की अपेक्षा कम मात्रा होती है। तो इस तरह से यह मिश्र धातु और उनका उपयोग, यानी उनका उपयोग कहाँ किया जाता है। इस तरह से हम लोग 19 मिश्र धातु को देखा और यह किन किन धातुओं से मिलकर बनी हुई है और इनका उपयोग कहाँ होता है। तो यह 19 इनकी संख्या रही और यह हमारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और यहीं से ये समाप्त होते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो हमारे ऑब्जेक्टिव से संबंधित। यह भी प्रश्न हम लोग का टॉपिक है जो अक्सर अधिकांश हमारे केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। देखिए होता क्या चीज है कि हमारे परीक्षा के लिए सिर्फ आज के छात्रों के मन में ये होता है कि हम कौन से ऐसे चीज को पढ़ें, कौन से ऐसे चीज को पढ़ें जो हमारे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्या करता है, लड़ जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि छात्रों को ये सलाह होता है कि वे
वैसे टॉपिक को अपने अधिकांश माइंड में ना धरें कि जो कौन पढ़े लड़ जाए, कौन आपको अभी पढ़ रहे हो और कौन से पॉइंट आपके सामने आ रहा है, उसे आप हमेशा सीखने का कोशिश करें ताकि कि वह पॉइंट आपके परीक्षा से संबंधित है। तो आइए चलिए देखिए, इसमें हम लोग आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे दिया है कि कुल ज्ञात तत्व 118 है, यानी हमारे बीच कुल आवर्त सारणी में ज्ञात जो तत्व है 118 है। प्राकृत में पाए जाने वाले तत्व 98 है। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्व, देखिए कृत्रिम तरीके से निर्मित, प्राकृत से प्राप्त यानी जो प्राकृत से स्वयं प्राप्त हुई है वो 98 है। कृत्रिम तरीके से मतलब जिसमें मनुष्य ने मिश्र धातु मिला करके उसको बनाया है, वो ऐसे धातु 20 है। धातु तत्वों की संख्या, यानी धातु तत्वों की, देखिए हमारा जो तत्व है वो दो प्रकार के पाया जाता है, एगो धातु एगो अधातु के रूप में। तो यहाँ पर धातु की जो संख्या है 91 है और धातु तत्वों की संख्या 27 है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व है ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज ऑक्सीजन नहीं होता तो हमारे पृथ्वी पर कोई भी प्रकार का जीवमंडल नहीं रहता। ऑक्सीजन का स्रोत कहाँ से होता है? तो पेड़ पौधों से होता है। वह मनुष्य से कार्बन डाइऑक्साइड शोषण करते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व की बात कहा जाए तो ऑक्सीजन है। अगला है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, एल्युमिनियम है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इसका वायुयान जहाज में, साथ में विद्युत में और कई प्रकार के ऐसे दरवाजे बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह सबसे सस्ता पड़ता है। अगला है सबसे हल्का तत्व, हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ओसियम है। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम है। द्रव अधातु तत्व, यानी द्रव अधातु माने वैसे अधातु जो द्रव है, तो इसमें पारा आता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी आती है और इसमें विद्युत का जो सुचालक है उसमें माना जाता है अधातु, माने वह ये अधातु के रूप में है जो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या अधातु है, लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। यह एक अपवाद माना जाता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना होता है। यहाँ पर सबसे अधिक आघात वर्धनीय की बात कहा जाए तो सोना होता है। तो इस तरह से आज हम लोग का ये जो एक छोटा सा क्लास था जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी था। इन सब से हमसे 2 या 3 हम हमारे लिए 2 या 3 नंबर का परीक्षा के लिए यहाँ से हमें मिलता है। तो इस तरह से हम लोग का आज का क्लास खत्म होता है। थैंक यू। केयरफुल केयरफुल